मेरा जब मुझे पूछा गया, एक तो सबसे पहले तो कोकोनट थिएटर जिन्होंने ये चाय वाय और रंगमंच की एक मुहिम शुरू की है, उसको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही आभारी हूँ उनका कि ये गुफ्तगू करने का मौका मुझे मिला। और मैं मान लेता हूँ कि उनकी भी ये इच्छा है कि मैं हिंदी में ये सेशन मेरा कंडक्ट करूँ। तो हालांकि मुझे बात करनी है थिएटर की, और जब उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई एक विषय पे बात करें, तो मैंने सोचा कि ये जो हमने पॉज ले लिया है इतना बड़ा, पूरी मानव जाति अब एक अल्प विराम में फंसी हुई है। हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं, और बाहर एक ऐसा हमारा दुश्मन है जिसके बारे में हम ज़्यादा बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन जानने लगे हैं और उससे लड़ने की ताकत जुटाने लगे हैं। लेकिन फिर भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि वी ऑल आर इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो। तो क्यों ना इस वक्त ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ज़रा पीछे मुड़ के देखें, आगे क्या आने वाला है वो देखें, और थोड़ा अंदर भी झांके थिएटर के बारे में। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मुंबई का थिएटर प्रैक्टिशनर रहा हूँ। मैंने गुजराती में बहुत काम किया है। मैंने गुजराती में काम करते करते उस गुजराती थिएटर में काम करने वालों के साथ साथ, तो उन रंग कर्मियों के साथ साथ मैंने एक आध दो मराठी नाटक भी किए हैं, लेकिन बहुत ही ट्रेम्बलिंगली, क्योंकि मराठी, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छी मराठी बोलता हूँ ऐसे मान लेता हूँ, लेकिन जब स्टेज पे बोलने की बात आती है तो मुझे विश्वास है कि अगर लालन सारंग जी और कमलाकर सारंग जी और दूसरे मेरे मराठी सह कलाकार उस नाटक में मेरे साथ न होते तो शायद मैं वो नाटक कर न पाता। उन्होंने ही मुझे वो प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया। तो एक दो मराठी नाटक किए हैं, और सन 2000 से मैं अंग्रेज़ी थिएटर भी कर रहा हूँ जो बम्बई में हो रहा है। तो मैं बम्बई के थिएटर की बात करना चाहता हूँ, गुजराती थिएटर की बात करना चाहता हूँ, और शायद ये बातें जो है वो अंग्रेज़ी थिएटर के लिए भी उतनी ही लागू हो सकती है। तो आप में से कई लोग जो मुझे सिर्फ एक फिल्म या टेलीविज़न एक्टर की हैसियत से जानते हैं, उनको शायद ये पता नहीं है, इसलिए कह दूं कि मैं 1976 से फ्रॉम 1976 मैं प्रोफेशनल गुजराती थिएटर पे कार्यरत हूँ। व्यावसायिक गुजराती रंगभूमि एक बहुत ही बड़ी रोबस्ट रंगभूमि है मुंबई में, और हमारे हिंदी भाषी जो कलाकार होते हैं, इवन फिल्म और टेलीविज़न के, वो एक बहुत ही मीठी ईर्ष्या करते हैं कि भाई गुजराती थिएटर तो बहुत ही मतलब इट्स अ रिच थिएटर। तो ये जो रिच थिएटर की भावना है, ये इसलिए है कि गुजराती थिएटर प्रैक्टिशनर्स, चाहे वो एक्टर हों या पाश्चात भूमि में रंगकर्मी हों, या तो सेट्स और लाइट्स और कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करते हों, तो ये सारे लोग गुजराती रंगभूमि में से इतना कमा लेते थे या कमा लेते हैं, जो मुंबई में एक कलाकार को अगर उसका खुद का घर हो तो उसका जीवन निर्वाह आसानी से करने में मदद करता हो सकती थी, सिर्फ रंगभूमि। तो गुजराती रंगभूमि एक ऐसी रंगभूमि थी जो पिछले मतलब 1979 में हमने गुजराती रंगभूमि के 125 वर्ष पूरे किए हैं। 1979 में, मतलब आप सोचिए, उसमें ज़्यादा 40 साल ऐड कर लीजिए, तो 165 साल से गुजराती थिएटर इंडिया में हो रहा है, 165 साल से। और उसमें भी ऐसी रिच लेवल पे गुजराती थिएटर पहुंचा था 1900 से लेके 1910, 20, 30 तक,
कि जो प्री इंडिपेंडेंस थिएटर था, लेकिन जिसे हम जूनी रंगभूमि कहते हैं, ओल्ड रंगभूमि, और उसमें जैसे कि वेस्ट एंड में हुआ करता है वैसे एक मंडली थी नाटक वालों की, एक रेपर्टरी थी। तो वो रेपर्टरी का अपना खुद का एक थिएटर था और वो उसी थिएटर में अपने सारे नाटक का मंचन किया करते थे। तो उनके सेट्स भी वहाँ बनते थे, उनके लोग भी वहाँ रहते थे और वहाँ पर शो पैसा देने की सिस्टम नहीं थी। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल अपने आप को मानता नहीं था, सब पेड सैलरीड स्टार्स थे। तो वो हॉलीवुड की जो कुछ जो ट्रेडिशंस हैं कि स्टार सिस्टम और स्टूडियो का होना और फिर उन स्टार्स को बांध लेना कॉन्ट्रैक्ट में, तो वैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स तो शायद नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये जो मंडली चलाते थे, वो जो निर्माता थे, वो अभिनेताओं को सैलरी देते थे और हर रोज खेल होता था। तो वो ब्रॉडवे की तरह या वेस्ट एंड की तरह ही हुआ करता था और बहुत ही रिच। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1913 में मणिलाल पागल नाम का एक सिर्फ प्लेराइट था, ओके, एक प्लेराइट था जिसके पास बैंक में उस वक्त बैलेंस था 65,000 रुपया, एंड आई एम टॉकिंग 1910। जस्ट इमेजिन अ मैन हु राइट्स गुजराती प्लेज, म्यूजिकल्स, वो उसके गीत भी लिखता था, उनका तखल्लुस था पागल, मणिलाल पागल। तो वो मणिलाल पागल के पास 65,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में थे। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भव्य भूतकाल था हमारा। लेकिन जैसे हर भव्य भूतकाल का होता है, उनका वर्तमान बड़ा ही दरिद्र हो जाता है। तो अराउंड 1945 जब हमारी स्वतंत्रता की मूवमेंट बहुत ही तेज थी, तब एक नया विचार, नई उम्मीद लेकर, तो मैं 1940-45 की बात कर रहा हूँ कि जब नए लोग आए और उन्होंने नए सिरे से लिखना शुरू किया, नई बातों को ले आए। चंद्रवदन चिमनलाल मेहता एक बड़े ही दिग्गज हमारे नाट्यकर्मी थे वो, फिर जशवंत ठाकर अहमदाबाद के, मुंबई के बहुत सारे कलाकार, प्रताप ओझा, लीला जरीवाला मेरी माँ है और बहुत ही गर्वित हूँ मैं इस बात से, और भी चंद्रवदन भट्ट, और उनके साथ साथ बहुत ही दूसरे अच्छे कलाकार, विष्णु कुमार व्यास, बहुत बढ़िया एक जुमू था कलाकारों का, जिन लोगों ने नए सिरे से नवी रंगभूमि शुरू की। अब वो नवी रंगभूमि को भी जूनी हो गए, बहुत साल हो गए हैं, क्योंकि हम अब जानते हैं कि हर 5 साल पे, पहले तो हर 15 साल पे ज़माना बदलता था, अब हर 5 महीने में ज़माना बदल जाता है। तो वहाँ से वो जो ट्रेडिशन शुरू हुई थी, उसमें बड़े बड़े मतलब उस वक्त बड़े बड़े श्रेष्ठी थे। उन दिनों में प्री इंडिपेंडेंस में जो छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जो छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो इस प्रवृत्ति को वेग देते थे, वो उसे सपोर्ट करते थे। और आम लोग भी तो करते ही थे, लेकिन आम लोग के पास उतनी परचेजिंग पावर उस वक्त थी नहीं। तो उस वक्त एक नया आयाम शुरू हुआ कि जो पोर मैन्स थिएटर हम कह सकते हैं, कि भाई जिसमें मैंने खुद ने उसमें छोटा सा हिस्सा लिया है, मेरी माँ के साथ उसकी उंगली पकड़ के। मैं आप समझिए, अतुल नाम की एक जगह है गुजरात में, तो वहाँ जो अतुल फैक्ट्री जिनकी थी, वो मालिक थे, वो बड़े ही कला प्रेमी थे। तो वो सूरत, बड़ौदा या वलसाड़ या मुंबई से रंगमंडलों को बुलाया करते थे अपने नाटक करने के लिए। तो मैं जब शायद 10-11 साल का था, तब मैंने लुइजी पिरांदेलो के 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर नाम का एक जो नाटक था, उसमें एक रोल किया था। एक रोल मेरी माँ भी करती थी, उनके साथ मैंने किया था। तो मुझे याद है कि वो नई रंगभूमि थी जहाँ लोग मिलते थे, एमेटर थिएटर प्रवृत्ति करते थे। अच्छा, वो सेट्स भी लगाते थे, वो पोस्टर चिपकाने शहर की गलियों में घूमते भी थे रात को 2 बजे,
और वो टिकट भी बेचते थे, फिर वो अपना मेकअप खुद करते थे, अपने कपड़े अपने आप ऑर्गेनाइज करते थे, कॉस्ट्यूम। और सेटिंग्स में जो एक बड़े दो लोगों के नाम हमारे गुजराती थिएटर वर्ल्ड में जो लेजेंड हो चुके हैं, वो छेल परेश, या उनके पहले नारायण मिस्त्री, या उनके साथ साथ हमारे दूसरे बहुत सज्ज मनसुख जोशी INT के, गौतम जोशी, ये सारे जो जिन उनका कसब था बैकस्टेज का, स्टेज के लाइटिंग डिज़ाइन, साउंड डिज़ाइन, स्टेज के सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, ये सारा वो करते थे। तो विजय कापड़िया एक दूसरा नाम है जो मुझे बहुत ही, आई रिमेंबर हिम वेरी फॉन्डली। ब्रिलियंट सेट्स ही यूज्ड टू मेक एंड एग्जीक्यूट। जैसे तापस सेन हुआ करते थे बंगाल में, जिनको भी हमने एक बार हमारे कांति बढ़िया साहब, जो बहुत ही बड़े दिग्दर्शक थे, बहुत ही सफल और निष्फल दोनों, उन्होंने तापस दा को कई बार गुजराती थिएटर में न्योता दिया है। तो ये गुजराती थिएटर चलता था बॉक्स ऑफिस पे। बॉक्स ऑफिस पे लोग आके पैसा देते थे और नाटक देखते थे। लेकिन अराउंड 1975 और मे बी 1980 एक नया दौर शुरू हुआ हमारे वहां, और वो था सोल्ड आउट शोज। अब ये सोल्ड आउट शोज एक आर्थिक व्यवस्था है। इट्स एन इकोनॉमिक टूल। इट हैज नथिंग टू डू विथ आर्ट और थिएटर। इट इज अबाउट बाइंग होलसेल एंड बाइंग एट अ डिस्काउंट। क्या होने लगा कि बहुत सारे निर्माताओं को मुंबई में नाटक करना था, और जहां नाटक का मंचन हो सके ऐसे हमारे ऑडिटोरिया, हमारे थिएटर्स थे बहुत ही कम, 10-11। और उसमें से भी जो म्यूनिसिपल थिएटर्स हैं, उसमें तो हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, उस महाराष्ट्र स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी, उस मराठी थिएटर प्रैक्टिशनर्स के लिए उनको उधर प्रेफरेंस मिलता था, और उनकी जो बची कुची डेट्स थी वो एक गुजराती निर्माता को मिलती थी। अब मसलन ये बात ये हुई कि आपके जो पब्लिक शोज हैं वो सिर्फ सैटरडे संडे या संडे पर ही सीमित होने लगे। एक जो ट्रेडिशन थी कि हर सोमवार को एक हॉलिडे हो, और साथ साथ मंगल से रविवार तक ये 6 दिन में मैटिनी पकड़ के 8 शोज हर हफ्ते हो। तो आप सोचिए कि कितना अच्छा पड़ता है जो कलाकार, रंगकर्मी उसमें जुटे हुए उनको। लेकिन वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। ये मामला ऐसा हो गया कि संडे पर ही हमें थिएटर मिलता है हमारा नाटक दिखाने के लिए। और एक ऐसी मुहिम शुरू हुई, एक ऐसा दौर आया कि जिसमें लोगों के ग्रुप्स बनने लगे कि भाई कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हमारा जो लेट्स से हमारा जो बाजार है, हम जहाँ काम, हमारे बहुत सारे सदस्य हैं एक ग्रुप के कि जिनका बाजार हर गुरुवार बंद रहता है, तो वो तो गुरुवार को भी फ्री है। तो हम ये करेंगे कि हम 600 या 1200 लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनके पास से मेंबरशिप फी लेंगे, और उनको ये हम प्रॉमिस देंगे कि हम साल में आपको 12 नाटक दिखाएंगे, यानी हर महीने एक नाटक। और फिर वो लोग प्रोड्यूसर को मिलते थे और कहते थे कि भैया हम आपका नाटक का एक शो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेना चाहते हैं, मतलब आप आपकी एक फी हमें कहो, वो हम आपको दे देंगे, हम थिएटर भी बुक करवा लेंगे, और कोई पब्लिसिटी का तो खर्चा किसी को नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास तो हमारे मेंबर्स की फहरिस्त है। तो प्रोड्यूसर ने सोचा कि मेरा जो खर्चा है वो छोड़ के उस पर 5-10 हज़ार रुपया मेरा खुद का डाल के उतना पैसा मैं ले लेता हूँ, और करें, हाँ चलो। और ये दौर शुरू हुआ। अब इसमें हुआ ये कि जो लोग थिएटर के बॉक्स ऑफिस पे आके फुल पैसा देके जो नाटक देखते थे, वो लोग अब
12 नाटकों के लिए बहुत ही कम पर शो पैसा देने के लिए राजी हुए। उनको ये अपॉर्चुनिटी दिख गई कि अब हमें 12 नाटक देखने मिलेंगे, लेकिन हमें थिएटर पे जाके बॉक्स ऑफिस पे हमें टिकट नहीं लेनी है, जो करेगा हमारा मंडल करेगा। और इस गिरफ्त में जो शायद नीड ड्रिवन इतनी थी लेकिन ग्रीड ड्रिवन भी थी, उसमें हमारे गुजराती निर्माता फंस गए। उनका लोभ जो था, वो उनकी दुरंदेशी जिसे हम कहते हैं, टू थिंक अहेड, उसमें वो लोभ में वो गिरफ्त हो गई। वो ये समझ ही नहीं पाए कि अगर वो लोग ही अपने नाटक को इस तरह से उपलब्ध करवाएंगे तो ये बल्क बाइंग के बलबूते पे धीरे धीरे लोगों के ग्रुप्स शुरू हो जाएंगे जो इस तरह से ही आपके साथ बार्गेन करेंगे। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि सपोज एक 3 महीने में एक गुजराती नाटक आज भी 100 शो कर लेता है, लेकिन उसमें होते हैं 13 रविवार। वो 3 महीने के क्वार्टर में होते हैं 13 रविवार, और वो 13 रविवार और दूसरे 87 शो वो करते हैं इन ग्रुप्स के लिए। अब जब तक ये नाटक की फैब्रिक को टच नहीं करता था, जब तक ये नाटक के कंटेंट को, उसकी थीम्स को टच नहीं करता था, तो कोई बात नहीं थी। एवरीबडी वॉज हैप्पी, इट वॉज अ विन विन सिचुएशन। लेकिन धीरे धीरे ये होने लगा कि एक लंपन वृत्ति के साथ इकट्ठे हुए 600 लोग जिस किस्म का नाटक देखना चाहते हैं, उसी किस्म का नाटक उन्हें परोसने के लिए प्रोड्यूसर मजबूर हो गया। और वो क्यों? मैं एक नाटक ऐसा करता हूं कि जिसमें, मतलब सपोज आई एम डूइंग शेक्सपियर, तो अगर मैं शेक्सपियर करूं, अगर मैं मैकबेथ या हैमलेट करूं उनके लिए, तो वो जो ट्रेजेडी है वो उसको मैं एक वफादारी के साथ अगर करना चाहूं, तो उसके सामने उसी ग्रुप के पास एक चॉइस है, एक हल्की फुल्की फैमिली कॉमेडी अपने मेंबर्स को दिखाने की, तो वो वहां चले जाएंगे। और हाँ जी, राजुल दीवान आ गए हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो वो कहते हैं कि मड़िया वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इट। मड़िया, कांति मड़िया, जिनकी बात अभी मैंने आपसे की, तो अगर और मेरे मेंबर्स कौन हैं, मेरे प्रेक्षक कौन हैं? तो वही सुबह 7 बजे निकल गया हुआ आदमी जो ट्रेन में बैठ के मलाड या गोरेगांव या उसके भी आगे से बोरीवली या उसके भी आगे से मुलजी जेठा मार्केट जाता है, टाउन में जाता है, वहाँ अपनी दुकान शुरू करता है और वो रात को लौटता है, बराबर 9 बजे पहुँचता है, 9 बजे 10 बजे नाटक शुरू होता है। अब वो पूरे दिन का थका हारा है, उसे मैकबेथ या हैमलेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई नहीं, और उसको देखनी है हल्की फुल्की कॉमेडी जिसमें चुटकुले हैं, जिसमें फैमिली की बात है, कुछ एक मैसेज भी है और लेकिन वो नाटक ऐसा है कि जिसकी जो एम है, उसका एम है वो बहुत ही सीमित है। तो ऐसे नाटक और बनने लगे। तो लेकिन अच्छे नाटक और बुरे नाटक, हमारे इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल है कि बैड मनी ड्राइव्स अवे गुड मनी। तो गुड मनी आता रहा, अच्छे प्लेज आते रहे, लेकिन वो उसके मुकाबले जो उतने अच्छे नहीं थे और जो एक बहुत ही संकीर्ण वृत्ति से बनाए गए थे फैमिली कॉमेडी के, वो उनकी शह में वो नाटक मात हो गए। तो ये सिलसिला अभी तक चालू था। मैंने तो 2016 में एक मेरा आखिरी गुजराती नाटक किया है, उसके बाद में मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया हूँ। उसके बाद में एक अंग्रेजी नाटक मैंने ज़रूर किया, लेकिन अब वो ग्रुप्स इकट्ठा हो सकेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में? वो अगर ग्रुप्स नहीं रहे तो जो हर महीने या हर 3 महीने पे एक नया नाटक बनाने वाली फैक्ट्रियां जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे?
उनका क्या होगा? कहते हैं कि विनाश नवसर्जन के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस अल्प विराम में मैं ये मानता हूं कि हमारे गुजराती थिएटर के जो निर्माता हैं उनको ये आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि अभी एक अपॉर्चुनिटी है। अब अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात एक लंबे अरसे तक हमारे जहन में, हमारे परिसर में एक असलियत बन गई, तो बहुत ही कम लोग आ पाएंगे थिएटर देखने। और एक्टरों को तो कोई चिंता नहीं है, उन्होंने तो एम्प्टी हाउसेस के सामने भी परफॉर्म किया है। लेकिन वो जो कम लोग आएंगे वो शायद ऐसे लोग होंगे जिनको इस महामारी या ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में भी एक डिटर्मिनेशन के साथ जाके थिएटर का अनुभव करना है। क्योंकि थिएटर की जो सर्ग शक्ति है, उसकी जो इट्स अ हॉट मीडियम, उसका जो एक मैजिक है, वो कोई किसी भी थिएटर को आप उसका वीडियो बना के दिखाओ, वो नहीं मिलेगा। वो भी जानते हैं। तो ऐसे लोग जो ये फैमिली कॉमेडीज की वजह से जो ये मतलब एक इंफीरियर क्वालिटी के थिएटर की वजह से दूर हो चुके हैं थिएटर से, वो शायद वापस आए। और अगर वो आए तो उनको हमें वो ही देना चाहिए जो वो समझने के और मनोमंथन के काबिल हैं। हम ये गलत फहमी में है कि अरे ऑडियंस को तो यही चाहिए इसलिए हम ये दे रहे हैं। नहीं सर, ये जो अभी एक इजी इस्लाम मियां ने फरमाया कि बॉलीवुड वॉज ऑल्सो बिल्ट ऑन लाइट हार्टेड फ्लफ। तो यस, ये फ्लफ और ये लिंट जहां ना हो, ऐसा एक ठोस, बहुत ही थिएटर दैट यू कैन सिंक योर टीथ इनटू, ऐसा थिएटर बनाने का मौका हमारे पास है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जो ये अनुभव के लिए आएंगे, और उनका अनुभव हम किस तरह से, मतलब उनको कैसे संतोष दें। तो हमारे पास अभी भी बहुत ही अच्छे राइटर्स और बहुत ही यंग राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं। उनके साथ मैं अभी ये लॉकडाउन शुरू हुआ उससे पहले ही मैं एक बहुत ही हमारे इंडस्ट्री का एक यंग लड़का है, उसके साथ उसकी एक थीम पे एक नाटक डायरेक्ट करने की सोच ही रहा था और लॉकडाउन हो गया। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं कि जो इस चैलेंज को उठा सकते हैं, लेकिन उनको ये मौका चाहिए। बट इफ द इकोनॉमिक्स डजंट वर्क आउट, दे विल नॉट गेट दिस चांस। तो अब मैं जब आगे देखता हूं तो मुझे लगता है कि पहले खुद अंदर देख के ये झांकना चाहिए कि मैं क्या देना चाहूंगा लोगों को। और ऐसे लोगों को मैं जाकर, अब सोशल मीडिया मेरे पास है और अब मुझे पता है सोशल मीडिया पे कैसे बात करनी है। जैसे मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूं, वैसे ही मैं दूर दूर तक सोच के, यानी अभी कोई भी गुजराती थिएटर वाला आदमी अगर यहाँ अभी है मेरे साथ तो वो देख रहा होगा, तो वो रूपाबेन और लालू भाई नाम के हमारे दो मित्र हैं जो गुजराती थिएटर के सन्मित्र हैं, उनका नाम जानता होगा। तो मैं ऐसे लोगों को पकड़ूंगा कि आपको अच्छा नाटक देखना है, पैसा लगेगा, यू विल हैव टू गो बैक टू द बॉक्स ऑफिस, यू विल हैव टू पे टॉप मनी, and we will be able to afford doing the theater only because of that। क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये ऑडिटोरियम जो चलाते हैं वो ट्रस्ट वाले ट्रस्टीज, जो श्रेष्ठीज हैं, वो अपना भाड़ा कम करेंगे या नहीं, या हमारे जो अखबार हैं, अब तो अखबारों को भी पता चल गया है कि सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग हो सकती है। तो मेरी तो छोटी बच्ची है काजल गढ़िया, वो भी कर लेती है, वो भी बहुत ही अच्छा। तो सोशल मीडिया पे कितने यंग प्रोफेशनल्स काम करने लगे हैं, मैं वहाँ अपनी ऐड करवाऊँगा। लेकिन मैं अच्छे नाटक लिखवाऊँगा, ऐसे नाटक कि जिसमें सिर्फ व्हाट्सएप के जोक्स ना हो, जिसमें मनोमंथन हो, जिसमें आप वो नाटक ऐसा हो जो आप घर ले जा सके अपने साथ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी है। हाँ, हालांकि दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि दूसरी अगर आप देखें तो स्पेक्टिकल्स की अपॉर्चुनिटी भी सामने आएगी।
क्योंकि ओनली व्हाट कैन बी अफोर्डेड बाय पुटिंग ऑन अ ग्रैंड शो। तो मैं ये भी शायद मुझे डर है कि शायद, आई डोंट नो, लेकिन शायद एक थिएटर का अर्थ ये भी हो जाए कि इट्स अ सर्कस, इट्स अ बिग स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल ही है सिर्फ, जहाँ रैज़मेटाइज है, जहाँ एक्सपीरियंस बेच रहे हैं लोग आपको, जहाँ नाटक ही सिर्फ नहीं देखने आते आप एक एक्सपीरियंस के अंदर इमर्स हो रहे हैं। या हालांकि ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वो आप भी जान गए होंगे। तो ये भी एक तरीका है थिएटर करने का। अभी मेरे बहुत ही अजीम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है विक्रम कापड़िया, उसके फेसबुक के वॉल पे उसने बर्लिन एंसेम्बल के थिएटर की एक तस्वीर रखी है जिसमें 700 सीटों में से उन्होंने उखाड़ फेंकी है 500 सीट, और सिर्फ 200 सीट के लिए वो पूरा थिएटर चल रहा है। लेकिन वहाँ जर्मनी में बात यह है कि जर्मनी में स्टेट फंडिंग बहुत मिलता है। हमारे गुजराती थिएटर की हाथ पकड़ने वाला कोई नगर श्रेष्ठी या कोई राज्याश्रय हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सो आई एम श्योर दैट बर्लिन में ये मुमकिन है कि सिर्फ 200 लोग देखने आए फिर भी उनका नाटक चलता रहे, उनके रंगकर्मियों की जेब में पैसा जाता रहे और उनके टेबल्स पे खाना परोसा जाता रहे। लेकिन अगर हमें सरवाइव करना है, खास करके गुजराती थिएटर को, मराठी थिएटर को अगर सरवाइव करना है, तो ये 650, 800, 1200 ये कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम में भी अगर आपको बहुत कम लोगों के साथ काम करना शुरू करें, आप करना पड़े, तो ऐसे ही लोग आएंगे। और मैं तो मानता हूँ कि गवर्नमेंट मस्ट अलाउ द प्रोड्यूसर्स टू चार्ज without entertainment tax, to charge really top of the line prices, so that people who like good theater, who love good theater enough to pay for it, are also aware of the fact that they are the ones, वो लोग हैं कि जो इस थिएटर की क्वालिटी को भी उठाएंगे। सिर्फ थिएटर को रिवाइव करने की जिम्मेदारी ही हमारी नहीं है, उस रिवाइव किए गए थिएटर की क्वालिटी को भी ऊपर करना वो आई थिंक हमारा कर्तव्य भी है। तो ये सारे बहुत ही विचार मेरे मन में घूम रहे हैं अब तक, और मैं मानता हूँ theater always needs a patron, she says, either a king or a state or wealthy people. Well, yes, but wealthy and erudite people I think are our only saviors. I don't think state is interested and we have no kings. And just imagine, मैंने अभी जर्मन एंसेम्बल की बात की, तो जर्मन एंसेम्बल थिएटर, मतलब जो जर्मनी की बात मैं कर रहा हूँ वो कौन सा जर्मनी है? वो हमने इंडिपेंडेंस पाई 1947 में, और हाय शाहिदुल, तो हमने इंडिपेंडेंस पाई 1947 में, उनका पूरा देश उद्ध्वस्त था 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उन्होंने भी फिर से वहीं से सफर शुरू किया है, लेकिन वो कला की जो कला का मूल्य है उसकी कीमत करना जानते हैं। हमारे वहाँ शायद ये नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन वेरी गुड एनेक्डोट ऑफ सर विंस्टन चर्चिल। सर विंस्टन चर्चिल जब वॉर एफर्ट के लिए एक बिल पेश कर रहे थे कि हमें कटौती करनी पड़ेगी बहुत सारे इनएसेंशियल चीज़ों में ताकि हम वॉर फंड कर सकें, तो वो उसमें जो एक फेरिस में लिस्ट में नाम था वो था आर्ट काउंसिल ऑफ यूके। उसका फंडिंग हम कट कर दें, ऐसा कुछ लोगों ने विंस्टन चर्चिल को कहा कि वी कट द फंडिंग फॉर आर्ट्स। और विंस्टन चर्चिल ने, माना जाता है कि सामने ये कहा था कि देन व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। तो जब तक हमारे गवर्नेंस में जहां लोग बैठे हैं, अगर वो आर्ट, ह्यूमैनिटी और एक आइडिया ऑफ अ नेशन, ये दोनों को साथ साथ नहीं जोड़ते, तब तक मुझे लगता है कि
वो स्वर्णकाल हम नहीं देखेंगे जो मैं अभी पिछले 3-4 साल से लंदन में देख रहा हूँ। लंदन तो मैका माना जाता है थिएटर का, तो वहाँ इतना सारा थिएटर, इतना स्टेट फंडेड है और वो लोगों के लिए उपलब्ध है, जो उनकी ट्रेडिशंस में, जो उनके लिटरेचर के साथ, उनके म्यूज़िक के साथ उनका रिश्ता जो नाटक का जो है वो गहरा किया जाता है। हमारे वहाँ गुजराती थिएटर में अगर आप देखें तो गुजराती लिटरेचर और गुजराती थिएटर के बीच का संबंध बहुत ही दो स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन जैसा है कि हाँ, शायद आपको देखा है कहीं लेकिन पता नहीं चलता होगा कोई, और कोई कहीं उतर जाता है, कोई कहीं उतर जाता है। तो ये जो बात है कि अब पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में अगर थिएटर को फिर से उठना है तो उसकी जो फिजिकल रियलिटी है वो तो हमें मद्देनज़र, हमें माथे पर, सर पे चढ़ानी होगी, लेकिन साथ साथ उसका जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और हमें उन लोगों के पास वापस जाना चाहिए जो थिएटर से रूठ गए हैं, जिनको ये लगता है कि अरे यार आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, यार यू आर आप क्या परोस रहे हैं ये। तो ये बात जो है मेरे मन में बहुत ही घुमरा रही है, कब से मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि खैर वेब सीरीज़, टीवी, फिल्म्स, ये सब तो चलता रहेगा। एक कलाकार अपना माइंड, बॉडी और सोल एक साथ एकजुट रहे, उसके लिए क्या करना है वो सोचता रहेगा, लेकिन साथ साथ थिएटर का जो उद्देश्य है, जो मैजिक है, हमारे वहाँ तो माना जाता है कि देवताओं के चित्त को संतर्पित करने के लिए नाट्य विद्या, नाट्य शास्त्र बनाया गया था। ये जो शिवजी ने जो डमरू बजाया वो इसीलिए बजाया था। तो मैं मानता हूं कि थिएटर का नाता एक बहुत ही इट्स टू द वेरी प्राइमल सेंटर ऑफ आवर बीइंग, the ability to tell stories and the ability to listen to stories and the ability to imagine stories and sharing that imagination, and that too in a live theater atmosphere, वो एक बड़ी मतलब हमारा आभूषण है, बड़ी चीज़ है, उसे गंवानी नहीं चाहिए। हम सब अभी ये सब सोच रहे हैं कि लाइव थिएटर इज डेड, बट इट इज़ नॉट। हाँ, शायद हम एंटरटेनमेंट से अम्यूज़मेंट की ओर बढ़ गए हैं, तो वहाँ से वापस आने में या तो ऑडियंसेस को वहाँ से खींच लाने में आपत्ति तो होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि मुंबई में एटलीस्ट आई एम फॉर्चुनेट that I am surrounded by such committed and dedicated and very talented people, जो कोई भी भाषा में हो, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, इंग्लिश में, लेकिन वो ऐसे हैं कि जिनको अगर थोड़ा सा उनको ये अंगुली निर्देश करे तो वो लोग इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो आप ये तो जो मेरा कहना था वो तो अब शायद ख़त्म हो गया। If you want to, she is reflecting the despair that many of us feel, but डॉली जी गिर के वापस उठने की तो हमें आदत सी हो गई है, तो मैं नहीं मानता कि, मतलब मैं फिर भी आशावान हूँ। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, आई एम अ रोमांटिसिस्ट एट हार्ट, कांट हेल्प दैट। सो मैं तो यही सोचूंगा कि वो सुबह अभी ही आएगी, कभी तो नहीं, अभी बस थोड़ी देर में। और मैं मानता हूं कि एक हाथ हमें पकड़ के खड़ा करे, ये शायद मुमकिन न हो। कई हाथों से हमें छोटे छोटे सहारे ढूंढने पड़ेंगे और थिएटर को एक एलिटिस्ट प्रवृत्ति न बनाकर उसे एक आवाम के लिए, एक फॉर द पॉपुलेंस, एक
हमें बनाना चाहिए। थिएटर इज नॉट यू नो under the glittering chandeliers with a wine glass in your hand in interval and soft rustling of silks and tinkling of diamonds. I think theater is much more rugged. It has to go towards the people, and it has to catch them by the scruff of their neck and make them see what is right and what is wrong around them. That is what theater is. If it stops doing it for a very long time, it becomes irrelevant, and then it may die a very unsung, anonymous death. But what I feel is ये एक बड़े ही अच्छे एक मोड़ पे हम आ गए हैं। यहाँ से हम बियाबान की ओर भी जा सकते हैं और यहाँ से हम हरियाली की ओर भी जा सकते हैं। we can go to the river or we can go to the desert. और ये मौका है कि जब छोटे छोटे स्पेसिस में छोटे बहुत ही कम लोगों के साथ भी ऐसी कहानियाँ भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं जिसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी आज की रियलिटी के साथ। हमारे इतने रिच लिटरेचर को तो हम सोर्स बनाए ही, लेकिन वो पास्ट की बात है। 20 साल या 25 साल बाद जो अच्छा लिटरेचर माना जाएगा वो करने की तो घड़ी आज की घड़ी है, तो वो हमें करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि कलाकार के पर सरकार की नज़र पड़े उससे पहले जिनका कला के साथ सरोकार है वैसे लोगों की नज़र पड़े, वो समझें कलाकार का महत्व और उसे प्रोत्साहित करें। तो मैं अब विदा लूँगा आपसे। I have reached the end of my time, but I am very thankful to Coconut Theatre for this opportunity to share my thoughts with you. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से शुक्रिया, and thank you for giving me the opportunity, Coconut Theatre, and thank you all my friends who are here. सबका नाम मैं ले नहीं पाया लेकिन मैंने देखा, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और हम जल्द मिलेंगे, और शायद ये स्क्रीन पे नहीं, हम स्टेज पे मिलेंगे, और आप ऑडियंस में और मैं स्टेज पे ऐसे मिलेंगे। वही मिलना अच्छा है। चलिए, बाय।